गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं संगीता शर्मा और हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हम इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स कल कुछ डिस्कस कर चुके और कुछ आज बाकी जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटाइन। मतलब how do we define when some extra cations are present in interstitial sites and electrons in other IS means interstitial sites, such defect is called metal excess due to extra cation. What is the story? उसको देखते हैं पहले। ये आपका जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है और it got heated due to certain reasons। तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को अगर हीट मिलती है तो ऑक्सीजन जो है, तो जिंक ऑक्साइड गिव्स यू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर जिंक ऑक्साइड को हीट मिलती है तो जिंक 2 पॉजिटिव बच जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएंगे और ये O2 ऑक्सीजन जो है इसको छोड़ के चला जाएगा। अब क्रिस्टल के इस पार्ट में ये तो नॉर्मल है। अब क्या हुआ है, हीट के कारण क्रिस्टल के दूसरे पार्ट में जिंक 2 पॉजिटिव जनरेट हो गया एक्स्ट्रा ये, और साथ में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जनरेट हो गए। अब जाए तो कहां जाए, ऑक्सीजन तो चली गई है। अब जिंक बेचारा कहीं ना कहीं तो इसको भी छुपना है, इसका पार्टनर इसको छोड़ के चला गया और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स की लाइबिलिटी साथ में छोड़ गया। तो अब जिंक क्या करेगा, यहां बैठ जाएगा आगे, यहां पे आ जाएगा और इसको आप ऐसे देख सकते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव। अब ये बेचारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी कहीं ना कहीं तो रखने हैं, एक आधा यहां छुपा दो, एक आधा यहां छुपा दो। तो एक्स्ट्रा केटाइन भी इंटरस्टिशियल साइट में जाके बैठ गया और केटाइन पे 2 पॉजिटिव चार्ज था तो 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन साथ लाया, लेकिन वो किसी और इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके बैठ गए। दिस इज द होल स्टोरी। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है, लेकिन प्रॉब्लम्स देखिए क्या क्या होगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में होता था ना, ऐसे केटाइंस इकट्ठे हो जाते थे, वो यहां भी हो रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा की तरफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। एक बात जो मैंने पिछले वाला जो डिफेक्ट था ड्यू टू एनायन वैकेंसी वाला, उसमें नहीं बताई थी, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे देवर अनपेयर्ड, तो वो भी पैरामैग्नेटिक होते हैं और ये भी पैरामैग्नेटिक होंगे, ये याद रखें। और इसमें तो खैर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। और जिंक सल्फाइड वैसे वाइट होता है, लेकिन जब ये डिफेक्ट आ जाएगा तो इट बिकम्स येलो। तो मेटल एक्सेस वाले दोनों ही डिफेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें जो है वो अगेन कारण तो वही होगा, इसमें भी लेके एक्साइट हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा, रेडिएशन छोड़ेगा एंड इट विल बिकम कलर्ड। दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी मींस केटाइन कम होंगे। मेटल आयन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मिसिंग फ्रॉम द लेटिस, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहानी है पूरी, ये देखें। Fe2 पॉजिटिव, ये FeO का आइडियल क्रिस्टल है, इसको इतना प्योर फॉर्म में, आइडियल फॉर्म में प्रिपेयर करना मुश्किल होता है। तो देखें क्या है कि क्योंकि इतने प्योर फॉर्म में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, तो होता क्या है इसमें, जैसे यहां से एक Fe2 पॉजिटिव गायब हो जाएगा। अब Fe2 पॉजिटिव गायब है तो पॉजिटिव चार्ज का क्राइसिस आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे होल जनरेट हो गया इसकी जगह। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज की जो कमी आई वो किस किसने पूरा की, एक तो ये वाला बन गया 3 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज कंपनसेट हो गया, और फिर ये वाला भी 3 पॉजिटिव बन गया, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये अब इसमें क्या होगा, जब ऐसा वाला डिफेक्ट होता है तो FeO में Fe 1:1 O1 मतलब 1:1 रेशियो नहीं होगी। अगर 100 O2 नेगेटिव होंगे तो ऐसे क्रिस्टल में
93 जो होंगे वो Fe2 पॉजिटिव होंगे। इस तरह 93 से लेके 96 हो सकते हैं। सो इस तरह का इनका फॉर्मूला रहता है। और मेटल, हाँ, आप इस डेफिनेशन को आप समझ पाएंगे। मेटल आयन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ऐसी जगहों पे ये डिफेक्ट जनरेट होता है। मेटल आयन विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि आयरन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटिस साइड, अपनी साइड से भाग गया है। बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की जाती है बाय मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी पड़ गई है, इसको कौन मेकअप कर रहा है? Fe3 पॉजिटिव, मतलब Fe की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये डिफेक्ट है। और फूल्स गोल्ड भी कहते हैं इसको, खैर इसके येलो कलर के कारण। स्टेबिलिटी, डेंसिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफेक्ट्स के कारण बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वेल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स जो हैं दे हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ कंडक्टिविटी। बेसिकली अगर कंडक्टिविटी के आधार पे देखना हो तो उनको बड़ी वाइड रेंज में डिवाइड किया जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 10⁻⁻20 विच इज़ वेरी लो रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, प्रैक्टिकली उसको कंडक्टिविटी नहीं कह सकते, अप टू 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब सबसे कम कंडक्टिविटी, मतलब इस -20 से लेके 7 तक अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो 3 कैटेगरीज आती हैं। और ये अगर कंडक्टिविटी लाइन है, एक तरह से हमने लाइन बना दी जैसे नंबर लाइन होती है, तो 10⁻⁻20 से स्टार्ट करें और 10⁻10 तक जाएं। यहां तक आते हैं आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? विच डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंडक्टर्स, they are not very good conductors, but still they are not insulators, they conduct electricity, but their range is 10⁻10 तक तो इंसुलेटर्स आ गए थे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते 10⁻6 तक बढ़ जाए अगर वैल्यू, और मैक्सिमम 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक जिसकी कंडक्टिविटी आए वो सेमी कंडक्टर्स में। ना तो इनकी तरह बिल्कुल नालायक, ना इनकी तरह बहुत ही शार्प कंडक्टिविटी में। फिर आए कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की रेंज जो है दैट इज वेरी हाई। कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद इन द रेंज ऑफ 10⁴ to 10⁻7 ohm inverse meter inverse, and metals especially have conductivity in the range of the order 10⁻7। जो कंडक्टर्स हैं ये बेसिकली 2 तरह के हैं, आइदर मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। एंड मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन सी की ही बात करें, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी की भी बात करें, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या होती है? पहली बात तो ये कि मेटल्स की कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ मेटल। जैसे सोडियम है, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, उस हिसाब से आपकी कंडक्टिविटी वैल्यू आती है। अब ये बात मैंने थोड़ी सी पहले भी कहीं डिस्कस की थी कि जब मेटल्स मेटालिक बॉन्ड बनाती हैं तो क्या करती हैं, जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास 1000 सोडियम का मान लीजिए सैंपल है एक छोटा सा, तो 1000 के 1000 सोडियम क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन सारे कंट्रीब्यूट करेंगे और इतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या बन जाएगा, पूल बन जाएगा। लेकिन जब आपने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिया है तो आप पे खुद पे क्या आ गया है, 1 पॉजिटिव चार्ज। वो जो सोडियम का 1 पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन बच जाता है उसको बोलते हैं केर्नल। जो वो इलेक्ट्रॉन्स का सी बनता है उसमें बीच बीच में केर्नल्स डिप किए होते हैं। तो एक केर्नल के सारे पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन के आसपास सारे केर्नल्स होंगे। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मेटल्स में वो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करेंगे तो सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ पड़ेंगे, सारे नहीं, मतलब स्टेप बाय स्टेप, बट वो तो दौड़ पड़ेंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो साथ में जो केर्नल्स हैं उनकी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और उससे जो एक क्योस जनरेट होता है, मतलब एक भगदड़ सी मच जाती है मेटल के क्रिस्टल में, उससे जो है मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है इफ यू रेज द टेम्परेचर। और ये जो कंडक्टर्स हैं ये
इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन? जैसे सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पोटाशियम नाइट्रेट, बहुत से नाम हैं। तो सोडियम क्लोराइड में कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? सोडियम और क्लोराइड, केटायन और एनायन, बट सॉलिड फॉर्म में नहीं। या तो पिघला दो या फिर एक्वस सॉल्यूशन या फिर पानी में घोल दो उनको, ताकि पिघल के भी एक तो केटायन एनायन एक दूसरे से आज़ाद हो जाते हैं, थोड़ा फ्री हो जाते हैं। और दूसरा क्या कि जब लिक्विड मीडियम बन गया पिघल के या एक्वस फॉर्म में, तो फिर उसमें तैर कर आप ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ दौड़ जाएंगे। एंड अदरवाइज तो सॉलिड में पैर तो लगे नहीं है आयंस को कि पैदल चल के जाएंगे जी, इधर सोडियम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की आपने, उधर नेगेटिव टर्मिनल है और सोडियम पैदल जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड को पिघला दो या फिर पानी में डिसॉल्व कर दो, तो फिर सोडियम तैर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, क्लोराइड तैर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। देन वी कम टू सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में खैर हम कंडक्टिविटी को अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स इतना क्यों करते हैं, ये क्यों कम क्यों और ये सबसे कम क्यों है। बट एक बात याद रखें कि सेमीकंडक्टर्स में जो है कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। अब चलिए देखते हैं कि कैसे कंडक्ट करते हैं, ये क्या कारण होते हैं कि ये बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है इनकी, इनकी कम और ये तो। अब हम बैंड थ्योरी की मदद से सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी किस तरह से होती है और क्यों होती है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम मेटल। लिथियम मेटल मीन्स जैसे दो लिथियम एटम्स हों, वो आपस में अगर बॉन्ड बना रहे हैं, तो दो लिथियम एटम्स हों, एक लिथियम की आपको मालूम है 1s2 2s1, 2s1 जो है इसका भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है और इसका भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों 1s ओवरलैप करेंगे तो इसको दो लिथियम Li2 जब बनेगा तो दो 2s ऑर्बिटल्स थे दोनों लिथियम्स के। एक 2s ऑर्बिटल जो था उसका लेवल ये चला गया और दूसरे 2s ऑर्बिटल का लेवल ये चला गया। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर, एक ने बॉन्ड जो लोअर एनर्जी लेवल वाला है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी वाला है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपने +1 में की हैं ये चीजें। अगर तो दो ही लिथियम थे तो ठीक है, 2s1 वैलेंस शेल इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और दो लिथियम थे इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब फीलिंग लगेगी तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली रहेगा। बट लिथियम का सैंपल हम लें तो उसमें हजारों करोड़ों लिथियम्स होंगे, तब क्या स्थिति होगी? हम दो लिथियम से 3 लिथियम की बात करते हैं। अगर 3 लिथियम होंगे तो 3 2s1 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे हमारे पास तीनों लिथियम के, और 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 3 अगर लिथियम्स होंगे तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग, और एक इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटम्स के, मतलब अगर आप बॉन्ड ना बनाए तो एटम के ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है उसकी और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी आप देख रहे हैं एटम की एनर्जी से कम है और एंटी बॉन्डिंग वाले की हाई है। बॉन्डिंग वाले जो हैं वो अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उससे अट्रैक्शन नहीं बढ़ती है, रादर रिपल्शन हो सकती है। नॉन बॉन्डिंग न्यूट्रल टाइप है। अगर 4 लिथियम्स होते तो ये नॉन बॉन्डिंग की प्रॉब्लम नहीं आनी थी। तो क्या होना था, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एक और ये दूसरा, इसका एंटी बॉन्डिंग ये है और इसका एंटी बॉन्डिंग ये है। अगर 6 होते तो 3 और 3, अगर 8 लिथियम होते तो 4 और 4, 10 में 5 और 5, 12 में 6 और 6, 14 में एक चीज अगर आपने देखी हो कि जिस तरह से लिथियम के एटम्स की संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पैक ऊपर की तरफ पैक होता जाएगा और एंटी बॉन्डिंग वालों का इससे ऊपर होता जाएगा। लेकिन
ये जो लास्ट फिलहाल जो हमने फिगर बनाई, इसमें ये जो लास्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका तो ये है, लेकिन एक बात देखें कि ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे लोएस्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के काफी नजदीक आ गया, इस तरह से अगर चलता रहा तो। अभी तो मैंने कुछ ही लिए हैं, जब बड़े ज्यादा लिथियम लूंगी तो ये अब क्या होता है, जब इतने सारे लिथियम्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके ये एक का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें का, तो ये अलग अलग नहीं रह जाएंगे, ये मिलजुल के एक क्या बना देंगे, बैंड। टाइप तो एक ही है ना, कैटेगरी एक ही है, तो इकट्ठे मिलके एक समूह बन जाएगा इनका और उसको हम बोलेंगे बैंड। और ये एक और बैंड बन गया। इस बैंड की खासियत क्या है कि हाईएस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिकम्स वेरी क्लोज टू लोएस्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और धीरे धीरे ये गैप जो है ये कम होता जाएगा। ये चीज याद रखें, फिर उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हर लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग लगेगी तो सारे के सारे लिथियम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहीं पे भर दिए जाएंगे, 2 2 2 2। ऐसा नहीं होगा ना कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जो आप यहाँ सोच रहे 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 यहाँ पे, उसमें क्या होगा, लोअर वाला ये जो बैंड है ये पूरा का पूरा भर जाएगा और ऊपर वाला खाली रहेगा। इसको ऐसे समझें जैसे 4 लिथियम थे, 4 लिथियम थे तो 4 ही ऑर्बिटल बने, 2 ये 2 ये, और इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो 4 में से 2 बॉन्डिंग में इसमें चले गए और 2 इसमें चले गए, चारों के चारों लग गए और एंटी बॉन्डिंग के लिए तो कुछ नहीं बचा। वैसा ही यहां होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बैंड है ये पूरा भर जाएगा और एंटी बॉन्डिंग वाला जो है वो खाली रहेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे, ये तो मैं इतना बना रही हूं, ये बहुत ज्यादा क्लोज चला जाता है, इसके बॉन्डिंग वाला एंटी बॉन्डिंग के काफी क्लोज, बिल्कुल टच में ही हो जाता है इस तरह से। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले बैंड से शिफ्ट करेगा, किसमें? फ्लो करेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां को फ्लो कर जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन हम ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला लोअर बैंड है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। और ये जो ऊपर एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बैंड होता है जो कि खाली होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। सो मेटल्स जो होती हैं, अब अगर इस चीज से आगे चले तो ये जो 2 फिगर्स मैंने बनाई हैं ये बनाई हैं मेटल्स और इलेक्ट्रोलाइट, मेटल्स की। मेटल्स में ये जो मेटल्स को भी छोड़ने, बेसिकली आप ये कह लें कि ये कंडक्टर्स हैं, और यूजुअली मेटल्स, ये मेटल्स हैं। सब मेटल्स की कंडक्टिविटी बराबर नहीं होती, कुछ एक की कम भी होती है। और तो उस केस के लिए मैं 2 तरह की फिगर्स, जो बड़ी हाई कंडक्टिविटी वाली मेटल्स हैं उनमें क्या है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या? पैक ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अपर टर्मिनल कंडक्शन बैंड को बिल्कुल टच कर रहा है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं वैलेंस बैंड में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे फटाफट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे, फ्लो कर जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। गैप ही कुछ नहीं है, फटाफट फ्लो करेंगे। देयरफॉर दे हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं कि उनमें इतना गैप भी नहीं है। ये देखिए, ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये रहा आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड का कुछ एरिया कंडक्शन बैंड ने ओवरलैप कर लिया है, तो यहां तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एक तरह से एंटर कर गए हैं कंडक्शन बैंड में, और आप थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे, दे विल गो अप, मतलब इन कंडक्शन बैंड। सो दे
ऐसी मेटल्स तो बेहद हाई कंडक्टिविटी वाली होंगी, लगभग 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर की वैल्यू की, और ये वाली 10 मतलब इस तरह से 10⁻⁴ से लेके 7 तक इनकी कंडक्टिविटी आएगी, विच इज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स में आए। इंसुलेटर्स की कहानी ऐसी है कि इनका ये जो वैलेंस बैंड है और ये जो कंडक्शन बैंड है, ये एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो ये जो गैप है, ये जो दूरी है, इसमें छलांग लगा के इधर से इधर नहीं जा सकता। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा ही नहीं सकता, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का इस गैप को पार करना जो है वो प्रतिबंधित है, रुका हुआ है, फॉरबिडन है। और इतने बड़े गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप किसमें होता है? इंसुलेटर्स में। इतना बड़ा गैप है कि इलेक्ट्रॉन को आप जितनी मर्जी एनर्जी देंगे, जितनी मर्जी मदद करेंगे उसकी, लेकिन वो यहां से यहां तक छलांग नहीं मारेगा, छलांग नहीं मार पाएगा, तो कंडक्टिविटी इट वोंट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर्स की कहानी है कि गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी ओवरकम। अच्छा एग्जांपल है डायमंड का। बहुत चमकता है, सब कुछ है, लेकिन 511 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी का गैप है उसके वैलेंस और कंडक्शन बैंड में। सो वही बात है कि इस जन्म में तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा गैप उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं कवर कर पाएंगे। देयरफॉर डायमंड इज इंसुलेटर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स इनकी तरह तो नहीं है, बट उनकी तरह भी नहीं है। इनमें क्या है? ये गैप जो है स्मॉल है। कौन सा गैप? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप जो है वो इंसुलेटर्स की तरह लार्ज नहीं है, लेकिन मेटल्स जैसी स्थिति भी नहीं है कि एक कमरे से उठे और दूसरे कमरे में चले गए इलेक्ट्रॉन्स। नो, एक घर से दूसरे घर में जाना है तो कुछ एनर्जी तो लगेगी। यहाँ पे तो एक कमरे से उठ रहे हैं दूसरे में चले जा रहे हैं, एक कमरे से उठ रहे हैं दूसरे में चले जा रहे हैं, और यहाँ पे तो कमरे का दरवाजा ही बीच में कॉमन है तो फटाफट चले जा रहे हैं। मेटल्स में मतलब कंडक्टर्स, मेटल्स विच आर वेरी गुड कंडक्टर्स, उनमें। सेमी कंडक्टर्स में यहाँ से उठना है वहां जाना है, गैप तो है, बट दिस गैप इज स्मॉल। जैसे कि सिलिकॉन में 111 किलो जूल और जर्मेनियम में 63 किलो जूल पर मोल का गैप है। दिस इज स्मॉल गैप, और जैसे तैसे कोशिश करके ये कवर किया जा सकता है, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कम ही सही पर करते हैं। बट प्रैक्टिकली इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बहुत लो है। और ऐसे वाले ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बेसिकली बहुत ही लो है, उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। डोपिंग की बात करते हैं। अब हमें पता चल गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं बहुत ही पुअर हैं कंडक्टिविटी में, कंडक्ट करते हैं बट देयर कंडक्टिविटी इज क्वाइट लो। तो अब हम क्या करेंगे? कोई ना कोई ऐसा प्रयास या कोशिश तो करेंगे कि उनकी कंडक्टिविटी को बेहतर किया जा सके, तो उस प्रयास को कहते हैं डोपिंग। अब डोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग appropriate amount of suitable impurity in a semiconductor to increase its conductivity। देखें, हमें मालूम है सिलिकॉन और जर्मेनियम NS2Np2 ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। इनके पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, NS2Np2 जैसे कार्बन के पास होते थे। फिर ये क्या करेंगे? NS में एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, NP में X, PY में एक, PZ में एक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चाहे सिलिकॉन है चाहे जर्मेनियम है, जो भी है, दोनों के पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और फिर जैसे जर्मेनियम से हम इनको मान लेते हैं कि ये सारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ये जो है ये क्या है? सिलिकॉन्स हैं। अब ये सेंटर वाले सिलिकॉन को देखें आप, इसके पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स थे अपने, ये और ये। तो इसने अपने पड़ोसी के साथ एक बॉन्ड ये बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, एक इधर बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और सभी सिलिकॉन्स ने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना लिए हैं काम। लेकिन आपको पता है कि इसकी कंडक्टिविटी जो है वो लो होती है। फिर हम बीच में कूद पड़े, तो हमने बोला कि
आपकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो हमने क्या किया, इम्प्योरिटी डाल दी। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप की इम्प्योरिटी डालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हुआ, जो इलेक्ट्रॉन के मामले में इनसे गरीब हो, तो 14 वालों से गरीब हो गए 13 ग्रुप में आता है आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। उनके पास होता है NS2NP1, इनके पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स। अब अपने से कम रिच इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशी को जब आप यहां पे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जैसे इससे आपने क्या किया, सिलिकॉन को नहीं, मतलब मान लीजिए इसमें आपने डाल दिया बोरोन या एल्यूमिनियम डाल दिया, तो मान लीजिए इस सिलिकॉन की जगह यहां पे कौन आके बैठ गया, एल्यूमिनियम। आप इम्प्योरिटी डालेंगे तो वो यहीं पे एडजस्ट होगा। अब एल्यूमिनियम की प्रॉब्लम क्या है, एल्यूमिनियम के पास 1, 2 और 3 ही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथा तो है ही नहीं जैसा सिलिकॉन के पास था। तो 3 बॉन्ड तो एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिए जैसे सिलिकॉन ने बनाए थे, लेकिन चौथे बॉन्ड की जगह क्या करें, अब चौथे बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जनरेट हो गई। मुझे इसको याद रखें, यहां पे क्या है, इधर जो सिलिकॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इसके साथ बॉन्ड बनाए, तो अब सिलिकॉन का ये बॉन्ड अधूरा रह गया इस तरफ वाला। तो आप जितने एल्यूमिनियम, आपने जितनी संख्या में एल्यूमिनियम या बोरोन की डोपिंग की होगी, उतनी ही संख्या में ये इलेक्ट्रॉन्स के खाली स्थान जनरेट हो जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और इलेक्ट्रॉन का खाली स्थान जो हुआ, इलेक्ट्रॉन के उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो उसका उल्टा क्या हुआ, इन अ वे ये पॉजिटिवली चार्ज है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं कि एज इफ इट इज समथिंग पॉजिटिव, पर इसको कहते हैं होल। ये जो इलेक्ट्रॉन का खालिस्तान जनरेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज होल। अब क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठेगा, मान लीजिए इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव टर्मिनल आपने अटैच कर दिया इसको, तो इलेक्ट्रॉन्स विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, तो सीधे तो नहीं भाग सकते, तो क्या करेंगे, यहां पे खाली जगह है, ये वाला इधर छलांग मार देगा और यहां क्या जनरेट हो जाएगा, यहां पे फिर होल जनरेट हो जाएगा। अब इस होल को भरने के लिए कौन भरेगा, दौड़ेगा, ये, मतलब ये धीरे धीरे करते जैसे तैसे खिसक खिसक के इसकी तरफ भाग रहे हैं। तो होल इस डायरेक्शन, होल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ होल्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब कंडक्टिविटी तो हो रही है और कंडक्टिविटी बढ़ रही है। कौन सी चीज मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉन का खाली स्थान, जिसको आप क्या कहते हैं, होल। होल इज एज गुड एज समथिंग पॉजिटिव, इट इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज, बट ऐसे सेमीकंडक्टर को जिसमें कंडक्टिविटी किसके कारण हो रही है, इंक्रीज हो रही है, होल्स के कारण, उसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी फॉर प्रैक्टिकली पॉजिटिव। ओके, अब ये वाला देखें, ये था जब आपने इलेक्ट्रॉन रिच, अपने से ज्यादा अमीर आदमी को अपने मिक्स कर लिया। आप ग्रुप 14 के हैं, आप कौन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और आप में इंप्योरिटी कौन सी डाल दी गई, ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 इज रिच इलेक्ट्रॉन, मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन ग्रुप 14। जर्मेनियम मान लिया अब की बार हमने, तो हर जर्मेनियम के पास 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बदले वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना ले रहा है पड़ोसी जर्मेनियम्स के साथ। ये सारे आपको कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबके बने पड़े हैं। ओके, लेकिन हमने इसको चैन से बैठने नहीं दिया और हमने इसकी भी डोपिंग कर डाली, और वो भी किसके साथ, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप 15। ग्रुप 15 में क्या आता है, फास्फोरस, आर्सेनिक। चलिए हमने आर्सेनिक डाल दिया, यहां क्या बैठ गया आके, आर्सेनिक। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3, इनके पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप 14 वालों के पास क्या थे, 4। 5 में से आर्सेनिक ने 1, 2, 3, 4 को तो काम पे लगा दिया, बॉन्ड बना दिए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन तो आर्सेनिक का, जिसको बोलते हैं फ्री, रह गया।
इसको कोई काम नहीं मिला बॉन्ड बनाने का, क्योंकि पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए पार्टनर ही कोई नहीं बच रहा है। जो बाकी लोग हैं आसपास उनके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पांचवें इलेक्ट्रॉन का पार्टनर नहीं मिलेगा उसका को। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। पहली बात इसको क्या कहते हैं, जैसे उसको इलेक्ट्रॉन के खाली स्थान को होल कहते थे, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं जब आपने इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी डाल दी, इसको कहेंगे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जब आप फिर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल, अब की बार देखा इस इलेक्ट्रॉन को के पास बड़ा सॉलिड रीजन है कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला हूं, मुझ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ये फटाफट इधर भागेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और फिर जितने भी आपने डोपिंग कर रखी होगी उतने ही ऐसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, सारे ताबड़तोड़ पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। पहले तो उतनी ज़्यादा नहीं कंडक्ट हो रही थी, सो कंडक्टिविटी विल हाउएवर इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ाने का जिम्मा किसने लिया है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स ने। इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए, इनकी यूटिलिटी देखें। जैसे डायोड होता है, it is a combination of one N and one P type of semiconductors and it is used as rectifier. ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक N टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसको दो और दूसरी तरह के सेमीकंडक्टर्स के बीच में लेयर करेंगे, सैंडविच करेंगे। N टाइप के ऊपर भी P टाइप और नीचे भी P टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो सैंडविच सा बनेगा, या फिर दो N टाइप के बीच में P टाइप का सैंडविच बना दें, तो वो जो एक कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिस्टर एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स। सो ये इनकी यूटिलिटी है।